वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झा सर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है उसका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि उसका आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 71 नंबर की। रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। अब देखिए, रमन जो है ये कह रहा है कि ये किसको पढ़ाया है, तो अपनी दादी को। रमन कह रहा है कि अपने दादी के पुत्री को, यानी दादी के पुत्री के एकमात्र भाई को, दादी के पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। ठीक है, पढ़ाने को। अब देखिए, इसके दादी की पुत्री, इसकी रमन की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। अब उसका भाई उसका क्या लगेगा, चाचा लगेगा या पापा। एकमात्र पुत्री है और उसका भाई है, यानी कि ये किसको पढ़ाया है, ये अपने पिताजी को ही पढ़ाया है। किसको पढ़ाया है, ये अपने पिताजी को ही पढ़ाया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रमन का दादी की बेटी के भाई उसके पिताजी लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो 216 भागा भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ यहाँ पे माइनस है तो -3। प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ देखिए यहाँ पे गुना है तो गुना का 48। और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे भाग है तो भागा 6। और गुना का अर्थ देखिए यहाँ पे है प्लस है तो प्लस का 21। बस अब सॉल्व कर लेंगे। पहले भाग का काम करेंगे, 8 छक 48। ठीक है, फिर गुना करेंगे 8 तिरिके 24, यानी कि 216 माइनस 24 प्लस 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 21 माइनस का 3, तो 216 माइनस 3 यानी कि 213 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x y के दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। x जो है y के दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। तो y के दादा के केवल एक ही बच्चा है, तो x y से कैसे संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि x y के दादा यानी सबसे पहले y के दादा कहाँ चले जाएंगे, पिताजी के ऊपर क्या होते हैं, दादाजी होते हैं। तो y के दादा के इकलौते बेटी के इकलौते बेटे, यानी कि इनके इकलौते बेटे जो क्या हो जाएंगे, ये पिता। इनके इकलौते बेटे, इस पिताजी के इकलौते बेटे के केवल एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा कौन है, तो वो x है। ठीक है, केवल एक ही बच्चा है, तो x y से कैसे संबंधित है, तो x और y क्या हो जाएंगे, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो x क्या हो गया, आरेख से स्पष्ट हो गया कि x y से कैसे संबंधित है, तो ये बहन है। ठीक है, इकलौते देखिए यहाँ पे देखिए, इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। अब दादाजी के इकलौते बेटे, इनके इकलौती बेटी क्या हो गई, x हो गई। ठीक है, इकलौते बेटे के इकलौती बेटी, तो बेटी क्या है, x है। तो y के दादा के केवल एक ही बच्चा है। इन दादाजी का केवल एक बच्चा है। ठीक है, अब इनका एगो इकलौती बेटी है, एगो बेटा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि नीचे दी गई आकृति के अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा है कि आकृति में वृत्त बूढ़े को दर्शाता है। जो वृत्त है ना वो बूढ़े को दर्शाता है। त्रिभुज शिक्षित व्यक्तियों को
और चतुर्भुज बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। यानी कि सर्कल में जितने हैं वो क्या हैं, बूढ़े हैं। त्रिभुज में जितने हैं वो शिक्षित हैं और चतुर्भुज में जितने हैं ये लोग बेरोजगार हैं। तो 74 में कह रहा है कौन सा क्षेत्र बूढ़े, शिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। यानी कि बूढ़ा भी है, बेरोजगार भी है और शिक्षित भी है। तो देखिए यानी कि इसमें भी होना चाहिए, चतुर्भुज में भी होना चाहिए, त्रिभुज में भी होना चाहिए और वृत्त में होना चाहिए। तो एक ही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि जब हम गौर से देखेंगे तो हमको दिखेगा ये जो 4 जो नंबर हैं ये सर्कल में भी है, त्रिभुज में भी है, चतुर्भुज में भी है। तो ये तीनों में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि क्षेत्र जो 75 नंबर में, क्षेत्र जो अशिक्षित बेरोजगार और बूढ़े व्यक्तियों को दर्शाता है उसे किस अंक द्वारा दर्शाया जाएगा। यानी कि अशिक्षित है, ठीक है, अशिक्षित भी है, बेरोजगार है और बूढ़ा व्यक्ति, यानी कि शिक्षित के एरिया में नहीं आना चाहिए। यानी कि इस त्रिभुज के एरिया में नहीं जो आएगा, क्योंकि त्रिभुज के एरिया में जो लोग आएगा वो शिक्षित होगा, ठीक है, और इससे बाहर जो लोग होगा वो अशिक्षित होगा। तो बेरोजगार है और बूढ़ा व्यक्ति है, तो बूढ़ा व्यक्ति के लिए किस में आना चाहिए, इस सर्कल में आना चाहिए, और बेरोजगार के लिए इस चतुर्भुज के अंदर आना चाहिए। तो एक ही अंक दिख रहा है, कौन है, तो अंक 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है वो, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र बूढ़े, अशिक्षित और रोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। बूढ़ा है, अशिक्षित है और रोजगार है, बेरोजगार नहीं है, यानी कि रोजगार है, उसके पास जॉब है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको क्लियर करते हैं पूरे को, ठीक है, और इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं एक बाय एक। बूढ़ा व्यक्ति यानी कि इस सर्कल में होना चाहिए, अशिक्षित यानी कि इस त्रिभुज एरिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षित का एरिया है, शिक्षित में अशिक्षित नहीं रहेगा, तो इस त्रिभुज में तो नहीं होना चाहिए। और रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है, यानी कि इस चतुर्भुज एरिया में भी नहीं होना चाहिए, ये बेरोजगार का है। तो आप गौर से देखेंगे कि ये अंक जो 1 है यही आपको दिख जाएगा, जो अशिक्षित है, बूढ़ा है और रोजगार है, क्योंकि ये बेरोजगार का जो एरिया है इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम जूम कर लेते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ध्वनि, कान, खुशबू। देखिए ध्वनि को हम किससे सुनते हैं, तो कान से सुनते हैं। ध्वनि को हम कान से सुनते हैं, तो खुशबू को कहाँ से सुनते हैं, तो खुशबू को हम नाक से। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया है कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न के समान है। कौन सा विकल्प इस चित्र के समान है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे कि इस तरीके के चित्र किस में इन्वॉल्व है। ये जो चित्र दिख रहा है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें मिसिंग है। तो ऑप्शन डी ही, यानी एक डी ऑप्शन है जो सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये डी किस में, डी ही में। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं 79। कूट भाषा में येल को 25, 51, 21, 2 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी भाषा में टेल को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए एक वाई को हम क्या लिखते हैं, वाई का अल्फ़ाबेट नंबर में क्या पोजीशन है, 25 है। ई का क्या है, 5 है। एल का क्या है, 12 है। तो एल का 12, यानी कि जिसका जो पोजीशन है वही लिखा गया है। तो टी का पोजीशन क्या होता है, टी का पोजीशन 20 होता है। ए का पोजीशन क्या होता है, तो 1 होता है। एल का 12 होता है, ई का 5 होता है। तो 20, 11, 25। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 20, 11, 25, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि विषम आकृति का चयन करें, यानी विषम चुनना है, इन सभी में विषम कौन सा है। ठीक है, तो विषम क्या हो जाएगा, NaZL। तो विषम हमारे पास क्या हो जाएगा,
देखिए एन ए जेड एल इस सभी में विषम क्या होगा। जब आकृति देखिएगा तो ये 2 बार में है एन ए जेड और एल, एन ए जेड एल, तो हमारा विषम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा एल। तो ऑप्शन डी हमारा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें, ठीक है, कि इन सभी में 1 2 3 रेखा का प्रयोग हुआ है, 1 2 3 रेखा का प्रयोग हुआ है, 1 2 3 रेखा का प्रयोग हुआ है, लेकिन एल में सिर्फ 2 रेखा का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेणी को पूर्ण कीजिए। इस श्रेणी को पूर्ण करना है ए बी पी सी डी क्यू ई एफ आर। हम देख रहे हैं कि ए बी के बाद यहाँ सी डी है, सी डी के बाद ई एफ है, तो ई एफ के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ई एफ के बाद यहाँ तो सबसे पहले शुरू वाला जी एच आएगा, यहाँ पी है, पी के बाद प्लस एक क्यू, क्यू से प्लस एक आर, आर से प्लस एक क्या हो जाएगा, तो एस हो जाएगा, तो जी एच एस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 विकल्पों में एक्स का पूरा करना है, यानी कि यहाँ जो मिसिंग चीज़ है उसको पूरा करना है। यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हम गौर से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये जो यहाँ पे काला वाला चीज़ है इसको भरेगा, और उसके बाद एक ये ऐसे भरेगा इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐसे है तो इधर ऐसे इस तरीके से होगा, इधर ऐसे इस तरीके से होना चाहिए, तो किस ऑप्शन में है, ठीक है। और एक कोना में इधर काला होना चाहिए और उसके बाद एक घेरा होना चाहिए, ठीक है। तो गौर से देखेंगे तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि ये तुरंतले ये जो एरो है तुरंत है, ठीक है। लेकिन जब इसको देखेंगे तो उसको देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए 1 और 4 को गौर से देखेंगे कि ए और 4 हो सकता है या नहीं। तो देखेंगे एरो का चिन्ह इन दोनों में तो समान है, एरो का चिन्ह समान है, लेकिन ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्कल दिया हुआ है इस वाले पोर्शन में, इस वाले में स्ट्रेट दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 ही हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री जेड से पूर्व की ओर, श्री जेड पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन देखना होगा, क्या होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये होता है 4 डायरेक्शन। अब जेड जो महान जेड हैं ये पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी कि इस तरफ मुंह करके मान लीजिए यहाँ से खड़े हैं। वो बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ से बाएं मुड़ेंगे और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुँचते हैं, ये बिंदु ए पर पहुँच गए। फिर बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलते हैं, 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुँचते हैं। फिर अपने दाएं मुड़ते हैं, किधर, दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुँचते हैं। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़कर ये कितना किलोमीटर चलते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं, चलकर कहाँ आ गए, बिंदु डी पर पहुँच गए। अब बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुँह किस दिशा में है, तो देखिए उनका मुँह जिधर था इधर मुँह था, अभी भी इधर ही मुँह है, तो उनका मुँह किधर हो गया, उनका मुँह पूर्व की दिशा की ओर ही हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से, घंटी, पानी, पीतल, यानी कि घंटी, पानी, पीतल। घंटी किसका होता है, तो घंटी पीतल का होता है, तो घंटी पीतल एक साथ होना चाहिए और पानी अलग होना चाहिए। तो देखते हैं घंटी पीतल ऑप्शन 1 में ही है कि 2 1 में है और पानी अलग है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कह रहा है कि सभी तारे चंद्र हैं, यानी जितने भी तारे हैं ये तारे क्या हैं, चंद्र हैं, ये सारे तारे चंद्र हैं, सभी चंद्र ग्रह हैं, और जितना भी चंद्र है ये क्या है, ये ग्रह हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ चंद्र तारे हैं, कुछ चंद्र तारे हैं, बिल्कुल सही है, ये
निष्कर्ष एक हमारा सही है। और सभी चंद्र तारे हैं, तो सभी चंद्र तारे नहीं हैं, तो ये गलत है। यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी साइकिलें कार हैं और सभी कार बस हैं। यानी जितने भी साइकिल हैं, जितने भी साइकिल हैं, सभी साइकिल कार हैं। क्या है? कार हैं। और सभी कार और जितने भी कार हैं, ये सारा कार जो है वो क्या है? बस है। सभी कार बस हैं। ठीक है, साइकिल कार है और सभी कार बस है। तो निष्कर्ष एक क्या कह रहा है कि कोई भी बस साइकिल नहीं है, कोई भी बस साइकिल नहीं है। ये बिल्कुल कोई भी बस साइकिल नहीं है। यानी कुछ बस तो साइकिल है, तो ये गलत है। कुछ कार साइकिल हैं, कुछ कार साइकिल है, तो ये बात सही है। तो केवल निष्कर्ष दो सही है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी लड़के लड़कियां हैं। क्या कह रहा है कि सभी लड़के जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। क्या हैं? गर्ल्स हैं। और सभी लड़कियां बंदर हैं, और जितने भी लड़की हैं सब क्या हैं? बंदर हैं। यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी लड़के लड़कियां हैं और जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं वो सब बंदर हैं। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी बंदर लड़के हैं। सभी बंदर लड़के हैं नहीं, सभी बंदर लड़के नहीं हैं। और सभी बंदर लड़के हैं, सभी बंदर लड़के नहीं हैं, और सभी लड़के बंदर हैं। तो सभी बॉयज़, जब सभी बॉयज़ गर्ल्स हैं और सभी गर्ल्स बंदर है, तो सभी लड़के क्या हो जाएंगे? बंदर हो जाएंगे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, जितने भी कुत्ते हैं ना, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ये बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, और सभी बिल्लियाँ ये क्या हैं? चमगादड़ हैं। चमगादड़ हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी चमगादड़ बिल्ली हैं। सभी चमगादड़ बिल्ली हैं नहीं, सभी कुत्ते चमगादड़ हैं। तो सभी कुत्ते क्या हैं? चमगादड़ हैं। तो ये सही है। जितने भी कुत्ते हैं वो तो बिल्ली हैं, और सभी बिल्ली चमगादड़ हैं, तो सभी कुत्ते भी चमगादड़ हो गए। तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। क्या होता है? कार की वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। बात दोनों सही है। ठीक है, यदि कार न हो तो प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि कार नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कार नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज है, तो इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं। तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि डॉक्टर प्रदूषण ही के कारण कमाते हैं, तो ये भी गलत है। यानी कि दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी माताएं पागल होती हैं। सभी माताएं पागल होती है? बिल्कुल नहीं। बच्चे अपनी माताओं को चीखने के कारण शरारती करते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि ना एक निष्कर्ष एक और दो अनुगमन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे शरारत करते हैं, माँ कभी भी पागल नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको प्रश्न और कथन दोनों कथनों दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक पर्याप्त है, उनकी पहचान करें। प्रश्न MAN और K एक पंक्ति में खड़े हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से सबसे लंबे में व्यवस्थित करें तो कौन सबसे अंत में खड़ा हो जाएगा। A जो है K से छोटा है, A
के से छोटा है, इसका मतलब है कि के बड़ा है ए से, एम के से छोटा है। अगर एम जो है के से छोटा है, एम के से छोटा है, तो के से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ए बड़ा होगा एम से, ये चीज़ होगा, ठीक है, ए बड़ा होगा एम से। अगर इन दोनों को मिला दें तो के इज़ ग्रेटर देन ए और ए इज़ ग्रेटर देन एम, यही होगा। तो इसके लिए हमें क्या हो जाएगा, यानी कि तो सबसे अंत में खड़ा कौन होगा, एम ए एन। एन का कोई चर्चा ही इसमें नहीं किया गया। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि एम ए एन और के, यानी कि 4 दिया गया है और कथन में मात्र 3 ही की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ दोनों पर्याप्त नहीं है, ये कथन दोनों पर्याप्त है ही नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P3RIMJ3 परसेंटेज W@/N$E5XY1 हैज़ एट। उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है, यानी कि तुरंत एक पहले, जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है, तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है। यानी कि हम देखेंगे अब इन सभी में तुरंत पहले एक संख्या है, एक अक्षर है, ठीक है, तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है, तो ऐसे कौन हैं, तो हम देखेंगे कि n के पहले यहाँ पे एक संख्या नहीं है और तुरंत बाद एक अक्षर है। ये जो है इसके पहले तुरंत एक संख्या नहीं, इसके बाद एक ये है, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि E5 ये यहाँ पे $N है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे $N W@/2 यहाँ पे दिख गया। एक और हमको कहाँ दिख गया, एक और हमको दिख गया Q%W। इसके बाद तुरंत एक संख्या है, ये सारा अल्फ़ाबेट नंबर यहाँ तक तो पूरा ख़त्म है, ठीक है। और इसके बाद एक नंबर है, संख्या अल्फ़ाबेट है, नंबर है, यानी कि इसमें 3 दिख रहा है, Q%W@/N$E, यानी कि कितना है, तुरंत बाद एक संख्या नहीं है, तो सिर्फ 3 ही दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 व्यक्ति NMOPQRST एक बैठक के लिए